यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपना जो रिवीजन लेक्चर चल रहा है कॉस्टिंग का, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, कंटिन्यू करते हैं रिवीजन लेक्चर को। आज का जो टॉपिक है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं, बस जर्नल और लेजर देखना है आपको इसके अंदर, और एक रिकॉन्सिलेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक, जो चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, आईपीसी वाले बच्चे हो या इंटर वाले बच्चे हो, दोनों में है कॉमन चैप्टर, और क्वेश्चन दोनों में आता है। बट जो इंटर वाले बच्चे हैं, यहाँ पे आ जाओ, एक बार वो वेटेज देखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम का। यहाँ पे देखो क्या है, ये 5 मार्क्स, 10, 10, 5, 5। ठीक है, जनरली 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 10 मार्क्स का भी आता है। ठीक, और इस जो नवंबर 20 का, ये जो जैन 21 का अटेम्प्ट था, उसमें ये क्वेश्चन नहीं आया था इस चैप्टर से। एकदम छोटा सा चैप्टर है, फटाक से रिवाइज हो जाएगा, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेना, सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलो थोड़ा सा यहाँ आओ कि स्पेस पे थोड़ा वर्किंग करते हैं। चलो, जो भी ट्रांजैक्शन होते होंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक फॉर्म में, उसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्या लिख सकते हैं, इरेजर को थोड़ा छोटा कर दो। एक तो सर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, बहुत ही छोटा और कंसेप्चुअल चैप्टर है, देखो। और इस चैप्टर से जो थ्योरी का क्वेश्चन आता है, वो थ्योरी का क्वेश्चन मैं यहीं पढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि वो बिना समझे आप प्रैक्टिकल पे जा ही नहीं सकते, तो इसीलिए थ्योरी भी यहीं देख लेंगे, प्रैक्टिकल भी यहीं देख लेंगे। रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एक अदर ट्रांजेक्शन। अब रिलेटेड टू प्रोडक्शन में क्या आता है, देखो, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के सारे कॉस्ट, मटेरियल लगता है, लेबर एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जितने भी खर्चे हैं सबकी अकाउंटिंग। दूसरा, प्रोडक्ट को सेल करके जो रेवेन्यू आएगी वो, है कि नहीं, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है, प्रोडक्ट से रिलेटेड है ट्रांजैक्शन। अदर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल टैक्स की पेमेंट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। मेन जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग है, प्रोडक्ट की रेवेन्यू, ये मैं बोल रहा हूँ प्रोडक्शन से रिलेटेड। ठीक, कि प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में क्या क्या खर्चे आए, प्रोडक्ट की से कितना रेवेन्यू आया। अदर में क्या है, कि ना तो प्रोडक्ट के खर्चे हैं, ना तो प्रोडक्ट से आया हुआ रेवेन्यू है। टैक्स का रिफंड हो गया, या फिर कोई भी प्रोविजन हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मान लो। ठीक, कोई मिसलेनियस इनकम जैसे इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, प्रोडक्ट से आया हुआ रेवेन्यू नहीं है। ठीक, कोई राइट ऑफ का खर्चा, राइट ऑफ एक्सपेंस, प्रीमिलरी एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ। ठीक, तो ये क्या बोल रहा हूं मैं, इसको अदर एक्सपेंस, अदर ट्रांजेक्शन। देखो, चाहे प्रोडक्ट से रिलेटेड हो या फिर अदर ट्रांजेक्शन हो, फाइनेंशियल अकाउंट का काम है, फाइनेंशियल अकाउंट का काम है कि जितने भी हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन है, जितने भी हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन जो इनकर्ड हो चुके हैं, चाहे वो खर्चे का आइटम हो, रेवेन्यू का आइटम हो, सबको रिकॉर्ड करता है। ठीक, बस एक होता है, क्या होता है, तो एक होता है सर कॉस्ट अकाउंटिंग। अब ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, उनको क्या मतलब, अदर देन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो खर्चे या रेवेन्यू है, उनको तो मेनली प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, प्रोडक्ट की रेवेन्यू, प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्ट के कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कॉस्ट, इनसे मतलब है। तो कॉस्ट डिपार्टमेंट सिर्फ उन एक्टिविटी, उन ट्रांजेक्शन से डील करते हैं जो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो। पर जो फाइनेंस वाले हैं, फाइनेंस अकाउंटिंग में क्या क्या आता है, तो सारे ट्रांजेक्शन, ऑल द हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन। हिस्टोरिकल क्यों बोल रहा हूं, अभी बताता हूं। चलो, एक और चीज है जो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंस है, क्या, कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, उसमें नोशनल खर्चे भी लिए जाते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड तो लेते हैं, ये एक नोशनल एक्सपेंस का भी कॉन्सेप्ट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वही खर्चे, वही रेवेन्यू लेते हैं जो रियल में हुए हैं,
नोशनल का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए इसको हिस्टोरिकल मतलब ऑलरेडी इनकर्ड हुए वाले चीजें को अकाउंटिंग करता ही है। नोशनल एक्सपेंडिचर का मतलब फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कैपिटल लगाया है प्रोडक्शन में, मैं खुद ही अपने को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूँ। मान लो मेरी एक बिल्डिंग है, सेल्फ बिल्डिंग, अपनी बिल्डिंग, उसी में प्रोडक्शन होता है, उस बिल्डिंग का नोशनल रेंट, रेंट तो मुझे किसी को पे नहीं करना पड़ता, नोशनल रेंट चढ़ा रहा हूँ एज अ खर्चा प्रोडक्ट पे डालता हूँ। तो नोशनल एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में है, पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग नोशनल को नहीं डील करता। ठीक, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस देख रहे हैं। जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक वो यहाँ कॉस्ट पे वैल्यू होता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक आपने पढ़ा होगा कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, इस पे वैल्यू होता है कि नहीं। अगला डिफरेंस कि ओवरहेड के जो खर्चे हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकवरी रेट के बेसिस पे लेते हैं, रिकवर्ड ओवरहेड लेते हैं। हो सकता है फैक्ट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तीनों रिकवर्ड हो, एक्चुअल ना हो, जो भी हो, पर यहाँ पे क्या लेते हैं, हमेशा एक्चुअल ओवरहेड लेते हैं जो एक्चुअल में खर्चा हुआ है फाइनेंशियल अकाउंट में। ठीक, तो मोटा मोटी आपको चार मैंने अभी फिलहाल डिफरेंस बताया कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट में। कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रोडक्ट के कॉस्ट और प्रोडक्ट के रेवेन्यू से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन लेते हैं, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन जो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग या रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं है, तो वो नहीं लेते, वो फाइनेंशियल अकाउंट पर उनको लेता है। पहला डिफरेंस। तो बहुत सारे आइटम हो सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट में इंक्लूड है एज अ खर्चा, एज अ रेवेन्यू, बस कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं है कि नहीं, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिया है। सेकेंड डिफरेंस, नोशनल एक्सपेंडिचर कॉस्ट अकाउंटिंग में लेते हैं पर फाइनेंशियल अकाउंट में नहीं लेते हैं। थर्ड डिफरेंस, क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन है सर कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट पे होती है, पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। अगला डिफरेंस, ओवरहेड का खर्चा रिकवर्ड लेते हैं यहाँ पे रिकवरी रेट के बेसिस पे, और यहाँ पे एक्चुअल लेते हैं। चार डिफरेंस समझ में आया। चलो, ये आगे भी काम आएगा और पूछता भी है कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस बताइए। थ्योरी क्वेश्चन ये पहला थ्योरी क्वेश्चन ये बनता है। देखो, तो यहाँ पे एक हुआ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा क्या हुआ सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, करेक्ट। इंटीग्रेटेड या इंटीग्रल, इंटीग्रल या इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जहां कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अलग अलग बुक नहीं बनते, इंटीग्रेटेड बुक, वन सिंगल सेट ऑफ बुक बनता है, एक ही बुक बनता है, उसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड खर्चे हो या अदर खर्चे हो सब लिखते हैं, है कि नहीं। पर नॉन इंटीग्रल या नॉन इंटीग्रेटेड ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम है जहां पे कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए सेपरेट बुक बनता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए सेपरेट बुक बनता है। जब सेपरेट बुक बनता है तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अनुसार प्रॉफिट कुछ और आता होगा, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे खर्चे, बहुत सारे रेवेन्यू जुड़े ही नहीं होंगे जो प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। पर फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट कुछ और आता होगा, टू सेट ऑफ प्रॉफिट, है कि नहीं। सेपरेट बुक है, इस पे सेपरेट सेपरेट बुक्स बनते हैं दोनों के लिए, इसमें सिंगल सेट ऑफ बुक, सिंगल सेट ऑफ बुक्स, ठीक है। चलो, जब सेपरेट बुक बनते हैं तो दो प्रॉफिट आता होगा तो उनको रिकॉन्सिलेशन भी करनी पड़ती होगी, पर इसमें कोई रिकॉन्सिलेशन की झंझट नहीं, सिंगल सेट ऑफ प्रॉफिट आती है। थर्ड देखो, नॉन इंटीग्रल जहां कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग अलग बनता है तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग भी तो लगता होगा, ज्यादा समय लगता होगा, दो सेट ऑफ बुक्स बनाने हैं, कॉस्टली भी होता होगा, पर ये टाइम सेविंग, लेस कॉस्ट, है कि नहीं। चलो देखो, एक और डिफरेंस देखते हैं। जो कॉस्टिंग डिपार्टमेंट है, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, ठीक है, उनको इससे फर्क पड़ता है कि एक्सपेंस कितना हुआ प्रोडक्ट पे और प्रोडक्ट से रेवेन्यू कितना आया, है कि नहीं। इनको क्या इससे फर्क पड़ता है कि वो एक्सपेंस पेड है कि आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड है,
या उनसे इससे फर्क पड़ता होगा कि रेवेन्यू जो हो गई है वो अभी रेवेन्यू रियलाइज है कि नहीं। पूरी कॉस्टिंग डिपार्टमेंट का काम है प्रोडक्ट के कॉस्ट और प्रोडक्ट की रेवेन्यू पे ध्यान देना, प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देना। तो इसीलिए शेयर देखो कॉस्ट अकाउंटिंग में ना, कॉस्ट अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पहले ये बताओ कि अभी जो डिफरेंस पर कॉस्ट और फाइनेंशियल का इतना क्लियर है। इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल क्लियर है कि इंटीग्रल अकाउंट क्या होता है, जहाँ पे सिंगल सेट ऑफ बुक बनते हैं। नॉन इंटीग्रल, ऊपर आ जाओ, जहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग बुक बनते हैं। पहले इतना देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, वो जो डिफरेंस है कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल का वो लास्ट में यहाँ पे पढ़ाऊंगा अभी मैं, क्योंकि उस डिफरेंस पे क्वेश्चन आता है कि कौन से फॉलोइंग रीजन है जिसकी वजह से दोनों के प्रॉफिट अलग आते हैं। तो एक तो बहुत सारे खर्चे इसमें जुड़े हैं, उसमें नहीं जुड़े हैं, या रेवेन्यू। दूसरा, कॉस्ट पे वैल्यू कर, ये नोशनल खर्चे का कॉन्सेप्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं है। तीसरा, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, स्टॉक की वैल्यूएशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, पर कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ कॉस्ट पे होता है। ठीक है। चौथा जो खर्चा अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, क्यों? क्योंकि एक में कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकवर्ड ओवरहेड लेते हैं, वहां पे एक्चुअल ओवरहेड लेते हैं, और उनमें फर्क हो सकता है। एक्चुअल खर्चा तो एक्चुअल खर्चा है, रिकवर्ड मतलब कितना आपने प्रोडक्ट बेच के रिकवरी रेट से उसको रिकवर किया है। चलो, ये डिफरेंस थ्योरेटिकली भी याद रखना, और अभी यहाँ पे आएगा रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, वो भी ध्यान देंगे वहां पे भी। अब हमें पढ़ना क्या है, तो पहले कॉस्ट एंड इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल की डिफरेंस देखो। नॉन इंटीग्रल में मैंने क्या बोला कि सेपरेट बुक बनते हैं कॉस्ट एंड फाइनेंशियल के, इसमें नो सेपरेट सिंगल सेट ऑफ बुक। सेपरेट बुक बनते हैं तो दो दो प्रॉफिट आएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट अलग आएगा और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट अलग आएगा, इसमें सिंगल प्रॉफिट आएगा। ये टाइम कंज्यूमिंग है, दो सेट ऑफ बुक बनाने पड़ेंगे, कॉस्टली है, सेव करता है टाइम एंड कॉस्ट। देखो, अब इसमें नॉन इंटीग्रल में कॉस्ट अकाउंटिंग तो नोशनल कॉन्सेप्ट, नोशनल एक्सपेंस से डील करता है। नॉन इंटीग्रल में कॉस्ट और फाइनेंशियल अलग बनाते हैं। आप सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग पे ध्यान दो। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है नॉन इंटीग्रल में, वो तो नोशनल खर्चे से डील करता है, पर इंटीग्रल में, इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में हम बनाते ही नहीं है अलग से कॉस्ट अकाउंटिंग का बुक, एक ही बुक बनाते हैं, तो वहां नोशनल खर्चे हम नहीं डालते, है कि नहीं। चलो, एक ये डिफरेंस ये भी हमने पढ़ा था कि बहुत सारे आइटम होते हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आते। तो जब नॉन इंटीग्रल बनेगा, जहां पे कॉस्ट और फाइनेंशियल अकाउंट का अलग अलग बुक बन रहा है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चे लेंगे नहीं, या फिर ये इनकम लेंगे नहीं, जैसे कि इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, रिसिप्ट का इनकम नहीं लेंगे, प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। मैंने क्या बोला, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को किससे मतलब है कि प्रोडक्ट से रिलेटेड खर्चे कितने हैं और प्रोडक्ट से रिलेटेड रेवेन्यू कितने हैं। अदर अदर रेवेन्यू या अदर खर्चे से इनको कोई मतलब नहीं, ठीक। पर इंटीग्रल या फिर इंटीग्रेटेड में तो सिंगल सेट ऑफ बुक ही बनते हैं, तो ये सारे खर्चे भी उसी बुक में दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि बुक ही एक बनता है। चलो, इतना आपको समझ में आया। उसके बाद देखते हैं अगला। ये देखो, यहां पे लिखते हैं नॉन इंटीग्रल, दूसरा यहां पे लिखते हैं इंटीग्रल। इंटीग्रल में जो डेटर होता है, क्रेडिटर होता है, उधार में खरीदा हमने, उधार में बेचा, प्रीपेड, कोई खर्चा प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, कैश एंड बैंक, ये सारे लेजर बनते हैं। जब आप गुड्स खरीदोगे स्टॉक, तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट करते हो 2, अगर उधार में खरीदे हो तो क्रेडिटर, नहीं तो अगर पे करके खरीदे हो तो कैश एंड बैंक। तो यानी कि क्रेडिटर या कैश एंड बैंक का भी तो लेजर बन रहा है ना। पर जो नॉन इंटीग्रल है, जहाँ पे सेपरेट कॉस्ट अकाउंटिंग की बुक बनती है, तो कॉस्ट डिपार्टमेंट को तो इससे मतलब ही नहीं कि डेटर कितना है, क्रेडिटर कितना है, प्रीपेड कितना है, आउटस्टैंडिंग कितना है। उनको तो सिर्फ खर्चे से मतलब है, वो खर्चा कैश में पेमेंट हुआ या क्रेडिट में पेमेंट हुआ, वो ध्यान देने की कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को जरूरत नहीं है। तो इन सारे लेजर की बदले वो क्या बनाते हैं, एक सिंगल लेजर, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट या एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ क्या लिखा है, कॉस्ट लेजर कंट्रोल या फिर जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट, या फिर आप कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोल सकते हैं, ठीक।
पहला एक ये ध्यान रखना है आपको कि सर नॉन इंटीग्रल में जो भी प्रीपेड आउटस्टैंडिंग कैश एंड बैंक का अकाउंट हो गया या फिर डेटर क्रेडिटर जहां भी यूज होता है ना, उसके बदले हम जनरल लेजर कंट्रोल या फिर यहाँ पे जर्नल नहीं जनरल लेजर कंट्रोल या फिर कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो डबल एंट्री तो मैच करनी है। जैसे हम बोले थे कि गुड्स अगर खरीदोगे तो स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, नॉर्मल एंट्री यही होती है जो कि इंटीग्रल में होगी। पर नॉन इंटीग्रल में देखो गुड्स खरीदा तो स्टोर लेजर की एंट्री तो डालनी है, स्टोर लेजर डेबिट हुआ क्योंकि गुड्स आए, पर क्रेडिटर का अकाउंट मुझे नहीं खोलना है। मैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम वाला, कॉस्ट डिपार्टमेंट वाला, मुझे क्रेडिटर से क्या मतलब। तो मैं इसके बदले क्या करूंगा, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट लिख दूंगा, है कि नहीं। चलो ये पहला चीज आपको याद रखना है। सेकेंड, यहाँ पे बहुत सारे एडिशनल लेजर भी आपको खोलने पड़ेंगे, जैसे शेयर कैपिटल का लेजर बनाने को बोल सकता है, फिक्स एसेट को लेजर बनाने को बोल सकता है, पर यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है। कॉस्ट डिपार्टमेंट को फिक्स एसेट की लेजर बनाने की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। कॉस्ट डिपार्टमेंट को सिर्फ तो खर्चे से मतलब है, शेयर कैपिटल का लेजर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे एडिशनल लेजर बनाने पड़ सकते हैं, पर वो नॉन इंटीग्रल सिस्टम में बनाने की जरूरत नहीं है। थर्ड, सिंस नॉन इंटीग्रल सिस्टम में दो अलग अलग अकाउंट बनते हैं, दो अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं, कॉस्टिंग अलग, फाइनेंशियल एक अलग। तो जो भी प्रॉफिट होता है ना, वो पहले हम कॉस्टिंग पीएल बनाते हैं, कॉस्टिंग पीएल के बाद पीएल में जाता है, पर यहाँ सिंगल सिर्फ पीएल बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब मान लो कोई भी लॉस है तो इसमें कहाँ भेजोगे, कॉस्टिंग पीएल में, इसको नॉन इंटीग्रल को इसमें क्या भेजोगे, पीएल में। यहाँ पे दो बुक बन रहे हैं तो कॉस्टिंग पीएल बनेगा कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के लिए, पर यहाँ तो सिंगल ही बुक बन रहा है तो सीधा पीएल बनेगा। ठीक, ये तीन अकाउंटिंग डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है, चलो हम लोग को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है। सर नॉन इंटीग्रल में जर्नल कैसे पास करते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, ये देखना है। इंटीग्रल में जर्नल और लेजर कैसे बनाते हैं ये देखना है। यही लिखा है यहाँ, जर्नल इंटीग्रल, नॉन इंटीग्रल का लेजर, नॉन इंटीग्रल का ये इंटीग्रल का। एक बार आप सीक्वेंस समझ जाओगे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा ये चीजें। और लास्ट में रिकॉन्सिलेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम और प्रॉफिट अकाउंटिंग सिस्टम यहाँ अलग अलग बनते हैं ना नॉन इंटीग्रल में, मैंने बोला था, तो दोनों का अलग अलग प्रॉफिट आएगा, रिकॉन्सिलेशन करनी पड़ती है, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इतना बस। ठीक, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, तो इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल का डिफरेंस, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या फर्क है, उनकी प्रॉफिट में क्यों फर्क आती है, उसका डिफरेंस, रीजन। ठीक है, चलो एक फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन समझो। मटेरियल, लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों मिलके क्या बनते हैं सर, प्राइम कॉस्ट। उसमें फैक्ट्री ओवरहेड लग जाए तो डब्ल्यूआईपी बनता है कि नहीं। डब्ल्यूआईपी और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड उसमें जुड़ जाए तो फिनिश गुड्स बनते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग की एडजस्टमेंट कर दोगे, ओपनिंग फिनिश स्टॉक जोड़ दोगे, इस साल का ये फिनिश गुड्स प्रोड्यूस है, ओपनिंग जोड़ दिया तो टोटल हो गए, और क्लोजिंग जो बचा वो घटा दिया तो ये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स बिके जितने यूनिट उसके कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल। जो गुड्स बने हैं वो बिकेंगे, बिकेंगे तो कैश में बिक सकता है या फिर क्रेडिट पे बिक सकता है कि नहीं। क्रेडिट पे बिकेगा तो कलेक्शन होगी, कैश आएगा, और जो भी कैश है उससे हमें कुछ ऑब्लिगेशन पेमेंट भी तो करनी है, जो भी क्रेडिटर होगा उन सबको। ये जो खर्चे हुए हैं सारे, ताकि कैश में हुए होंगे या क्रेडिट पे हुए होंगे तो क्रेडिटर को पेमेंट भी करनी पड़ेगी। ये एक सिंपल फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन है कि ऐसे ही होता होगा, है कि नहीं। गुड्स मैन्युफैक्चर होता होगा तो इस फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन को याद रखना, थोड़ा आसानी हो जाएगी जर्नल लेजर समझने में। चलो दोनों मैंने यहाँ पे नॉन इंटीग्रल में क्या होगा, सेम कंडीशन में जर्नल, और इंटीग्रल में क्या होगा, सेम कंडीशन में जर्नल, दोनों को एकदम डिफ्रेंशिएट करके लिखा हुआ है कि आपको थोड़ा बहुत क्लियर भी हो जाए, जर्नल दोनों का एक ही जगह कंप्लीट भी हो जाए और आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए। चलो मटेरियल से रिलेटेड कितने ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, तो सर यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट है,
यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे अगर मान लो सप्लायर है। ठीक है, पहले तो मटेरियल परचेज करके लाएंगे, ये ट्रांजेक्शन हो सकता है। परचेज करके लाएंगे तो क्या जर्नल पास करेंगे, देखो स्टोर में आया, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट किया, स्टोर में गुड्स आ गए 2। अगर इंटीग्रल है, इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम है, तो पेमेंट किया तो कैश, और क्रेडिट में परचेज किया है तो क्रेडिटर। पर वही नॉन इंटीग्रल में एंट्री करते तो स्टोर लेजर कंट्रोल तो डेबिट करते कि मटेरियल आया है, लेकिन हम ये लेजर तो अकाउंट, ये एक लेजर तो खोलते ही नहीं है, कैश का, क्रेडिटर का। अभी मैंने बताया था ऊपर ऊपर यहाँ पे पढ़ाते टाइम कि कैश का, क्रेडिटर का लेजर यहाँ पे खोलते ही नहीं है, तो लेजर ही नहीं है खोलते, तो उसके बदले क्या खोलते हैं, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक, सेकेंड सोचो और क्या हो सकता है ट्रांजेक्शन। सर मैंने परचेज करके लाया, तो हो सकता है मुझे कभी रिटर्न भी करना पड़े। रिटर्न करूंगा, जस्ट रिवर्स एंट्री जो परचेज के लिए किया था, स्टोर लेजर टू जीएलसी किया था, मान लो यहाँ रिटर्न का कहाँ पे है बताओ, ये रहा रिटर्न टू वेंडर, जीएलसी टू स्टोर लेजर। और यहाँ पे क्या एंट्री होगी, तो सर यहाँ पे जीएलसी नहीं, क्रेडिटर, क्रेडिट में परचेज किया था, रिटर्न किया क्रेडिटर टू एसएलसी। ठीक है, थर्ड क्या ट्रांजेक्शन हो सकती है मटेरियल से रिलेटेड, तो सर मटेरियल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इश्यू कर सकते हैं। अब देखिए परचेज चाहे डायरेक्ट मटेरियल हो या इनडायरेक्ट मटेरियल हो, एंट्री सेम होगी। इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इश्यू किया तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का अलग अलग एंट्री है। अगर डायरेक्ट मटेरियल है, पता है डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनता है। डायरेक्ट मटेरियल, रेड पेन ले लो, सीधा WIP चार्ज कर सकते हैं। डायरेक्ट मटेरियल इज आइडेंटिफिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, तो डायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाएगा, WIP पे चार्ज कर देंगे। और इनडायरेक्ट मटेरियल कहाँ जाएगा, तो सर इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड का पार्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड में भेज देंगे। चलो, इश्यू किया डायरेक्ट मटेरियल WIP टू एसएलसी, एसएलसी घट गया, WIP पे हमने चार्ज कर दिया। यहाँ पे भी एंट्री में कोई फर्क नहीं आएगी। डू क्यों लिखा है सर, एंट्री में कोई फर्क नहीं आएगी, एसएलसी का खाता यहाँ भी खुलता है, WIP का अकाउंट यहाँ भी खुला है। इनडायरेक्ट मटेरियल इश्यू किया, या फिर कई बार बोलेगा मटेरियल रिपेयर के लिए इश्यू किया है, रिपेयर के लिए करने का मतलब ये इनडायरेक्ट यूज हुआ है, तब क्या करेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड में भेजेंगे। मैंने यही बोला था ना, ओवरहेड का पार्ट है, प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड जो भी लिखो, टू एसएलसी, मटेरियल घट गया, यहाँ पे भी सेम एंट्री, डू का मतलब। और क्या हो सकता है सर, रिटर्न भी तो कर सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, है कि नहीं। तो रिटर्न किया तो जस्ट रिवर्स एंट्री। देते टाइम हमने क्या एंट्री पास किया था, थोड़ा सा अब इरेज करते हैं। हमने एंट्री पास किया था WIP टू SLC, तो वहां से वापस आ गया तो SLC टू WIP। यहाँ पे भी सेम है जर्नल एंट्री, चाहे इंटीग्रल हो नॉन इंटीग्रल हो कोई फर्क नहीं। वहीं पे इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल में फर्क आएगा जर्नल में, जिस अकाउंट के बदले नॉन इंटीग्रल में SLC हमने खोला है, हमने GLC खोला हुआ है, जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट खोला है, सिर्फ वहीं पे चेंज आएगा जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट की वजह से, है कि नहीं। चलो फिर और क्या हो सकता है ट्रांजेक्शन, तो सर यहाँ लॉस भी तो हो सकता है स्टोर के अंदर। नॉर्मल लॉस हुआ तो नॉर्मल लॉस सर फैक्ट्री ओवरहेड में भेज देंगे और प्रोडक्ट पे चार्ज हो जाएगा। अब नॉर्मल लॉस हुआ, ये तो हमारी लॉस है सर, कॉस्टिंग PL में भेज देंगे। अगर लॉस हुआ नॉर्मल तो फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड, सेम एंट्री यहाँ भी। अब नॉर्मल कॉस्टिंग PL में चार्ज करेंगे, कॉस्टिंग PL टू SLC क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, उतने से स्टॉक घट गया ना। और यहाँ पे सर आपने बताया था ना कि जहां भी कॉस्टिंग PL यूज हो रहा है ना, वहां यहाँ पे PL यूज होता है इंटीग्रल में। चलो, सीधा कोई स्टोर में ना आके सीधा प्रोडक्शन पे कोई मटेरियल आया, सीधा किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, मान लो कोई जॉब है और सीधा उसके लिए मटेरियल आया, कोई जॉब है सीधा उसके लिए मटेरियल आया, तो सीधा WIP पे चार्ज करेंगे। स्टोर में नहीं आया वो मटेरियल, स्पेशल जॉब के लिए आया, तो सीधा WIP पे चार्ज कर देंगे उस जिस जॉब के लिए आया है। जॉब 1 जॉब 2 इसकी कोई एंट्री करने की वैसे जरूरत नहीं है, क्यों, हमने मटेरियल परचेज किया, इसकी भी एंट्री करी, इश्यू किया, इसकी भी एंट्री करी। अब एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल सेंड हो रहा है, उसकी एंट्री हमें करने की जरूरत नहीं। क्रेडिट पेमेंट किया, बताओ पेमेंट की एंट्री क्या होती है वैसे, क्रेडिटर टू कैश,
यहाँ पे तो क्रेडिटर के लिए भी जीएलसी खोलते हैं, कैश के लिए भी जीएलसी खोलते हैं, तो जीएलसी टू जीएलसी करने की जरूरत है क्या? नहीं, उससे तो जीएलसी में कोई फर्क ही नहीं आएगा। जीएलसी क्या है? बहुत सारे लेजर का एकुमुलेशन। जीएलसी क्या है? तो सर बहुत सारे लेजर के बदले हम एक लेजर खोलते हैं, उसी को बोलते हैं जीएलसी। ठीक है, तो इसमें वो एंट्री करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया मटेरियल से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन और उसकी एंट्री। चलो, लेबर से रिलेटेड देखोगे तो एक तो खर्चा हुआ लेबर का, तो डब वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू एसएलसी, यही वहां पे करोगे। तो अगर पे किया तो टू कैश, अब पेएबल है तो टू वेजेस पेएबल, है कि नहीं। और दूसरा, वेजेस जब चार्ज कर रहे हैं तो डायरेक्ट लेबर, जो डायरेक्ट लेबर का वेजेज है वो तो सीधा डब्ल्यूआईपी पे चार्ज हो जाएगा, डब्ल्यूआईपी टू वेजेस कंट्रोल, यहाँ पे भी सेम एंट्री। और इनडायरेक्ट है वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेस कंट्रोल। मान लो इनडायरेक्ट लेबर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में भेज दो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, वैसे ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, खर्च हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब इनकर्ड होता है, वो नहीं लिखा है क्या? कोई बात नहीं, इसमें उतनी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस तो सीधा है। मटेरियल लेबर में तो क्या था? इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर हो सकता है, इसीलिए डायरेक्ट एक ही एंट्री में लिखा है मैंने। वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट की सीधा चार्ज कर दिया डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट सीधा डब्ल्यूआईपी पे चार्ज कर दिया टू जीएलसी। जीएलसी किस लिए यूज हुआ है? कैश या क्रेडिटर के बदले जीएलसी यूज किया है हमने। इसमें कैश या क्रेडिटर लिखते हैं क्यों? क्योंकि सर वो इंटीग्रल है ना, वहां पे वो सारे लेजर खोल सकते हैं हम, यहाँ पे उनके बदले सीधा जीएलसी खोलेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, यहाँ देखो मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पे चार्ज होता है? डब्ल्यूआईपी पे। अगला देखते हैं ओवरहेड। कोई भी ओवरहेड इनकर्ड होगा, जब खर्चा इनकर्ड होता है, खर्चे को डेबिट करते हैं, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, और क्रेडिट किसको करते हैं? कैश या क्रेडिटर, है कि नहीं। पर ये तो सर इंटीग्रल है, यहाँ कैश या क्रेडिटर का अकाउंट खोल सकते हैं, नॉन इंटीग्रल में नहीं खोल सकते, तो उसके बदले जीएलसी चार्ज करना है ओवरहेड को। अब ओवरहेड को चार्ज करना है, बताओ फिगर में देख के बताओ इसमें। फैक्ट्री ओवरहेड कहाँ चार्ज होता है? डब्ल्यूआईपी पे। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फिनिश गुड्स पे, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल पे, है कि नहीं। चार्ज करना है सर फैक्ट्री ओवरहेड डब्ल्यूआईपी पे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड फिनिश गुड्स पे, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट ऑफ सेल पे या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी कॉस्ट ऑफ सेल पे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? फिनिश गुड्स में ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। ठीक, चलो, अंडर ओवर रिकवरी है ओवरहेड का, जो भी अंडर रिकवरी क्या है? कॉस्टिंग पीएल में डेबिट करोगे, लॉस है। ओवर रिकवरी क्या करोगे? कॉस्टिंग पीएल में क्रेडिट करोगे। अंडर रिकवरी है तो कॉस्टिंग पीएल टू जो भी ओवरहेड है, ओवर रिकवरी है तो कॉस्टिंग पीएल को क्रेडिट करोगे और जो भी ओवरहेड है। इसमें देखो इन सारे एंट्री में चेंज नहीं है तीनों एंट्री में, लेकिन मैंने बताया था ना कि सर कॉस्टिंग पीएल के बदले इसमें क्या खोलते हैं? पीएल अकाउंट। इसमें कॉस्टिंग पीएल के बदले क्या लिखेंगे? पीएल अकाउंट। ठीक, याद आ रहा है कुछ जो हमने पढ़ा था ऊपर? एक बार अगर आप वो लिखना भूल गए हो, जो मैंने 3 डिफरेंस बताया था कि जर्नल और लेजर करते टाइम 3 चीज याद रखना, वो आप देख लेना वीडियो पीछे करके। उसके बाद देखो डब्ल्यूआईपी से फिनिश गुड्स बना तो डब्ल्यूआईपी को क्रेडिट कर दो, फिनिश गुड्स को डेबिट कर दो। ठीक, फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो गया डब्ल्यूआईपी। जब बिकेगा, सेल होगा, तो फिनिश गुड्स को कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर कर दो। कॉस्ट ऑफ सेल लास्ट में पीएल कॉस्टिंग पीएल में भेज दो, तो कॉस्टिंग पीएल टू कॉस्ट ऑफ सेल हो जाएगा। ठीक, सेल्स हुआ, जब भी सेल्स होगा, सेल्स में नॉर्मल एंट्री क्या पास करते हैं? कैश में सेल हुआ तो कैश, या डेटर में सेल हुआ तो क्रेडिट में सेल हुआ तो डेटर टू सेल्स अकाउंट, है कि नहीं। यही एंट्री पास करते हैं, डेटर टू सेल्स। अब देखो कैश या डेटर के लिए तो खोलेंगे नहीं हम, तो क्या यहाँ पे लिखते हैं? जीएलए, जनरल लेजर एडजस्टमेंट या कंट्रोल अकाउंट। और सेल्स सीधा यहाँ कॉस्टिंग पीएल में भेज दो, सेल्स का भी खोलने की जरूरत नहीं लेजर। उसके बाद देखो नेट प्रॉफिट कैपिटल में ट्रांसफर होता है, नेट प्रॉफिट पीएल टू कैपिटल, पीएल के बदले कॉस्टिंग पीएल और कैपिटल के बदले जीएलसी। जिस फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन में हमने किया था उसी फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन में जर्नल भी पास कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद सेल्स रिटर्न आया, सेल्स रिटर्न आया, देखो सेल्स किया था तो क्या एंट्री पास किया था सर? कॉस्ट ऑफ सेल टू फिनिश गुड्स। ठीक,
सेल्स किया था तो क्या एंट्री पास किया था, एक और ये देखो सेल्स करोगे तो दो एंट्री आपको पास करनी पड़ेगी कॉस्ट अकाउंटिंग में, एक सेल्स की और दूसरा स्टॉक की, है कि नहीं। ये तो स्टॉक की एंट्री थी और ये नॉर्मल सेल्स का एंट्री था, तो सेल्स रिटर्न में भी दो एंट्री पास होगी, एक तो ये इसका रिवर्स कि कॉस्टिंग पीएल डेबिट टू जीएलए, और दूसरा स्टॉक भी तो वापस आया तो फिनिश गुड्स में डेबिट हो जाएगा टू कॉस्ट ऑफ सेल कंट्रोल अकाउंट, है कि नहीं। सब में कंट्रोल अकाउंट ऐड कर देना पीछे। यहाँ पे वही है कि सर ये वाली एंट्री तो सेम होगी, ये वाली एंट्री कॉस्टिंग पीएल ना लिख के हम सेल्स या सेल्स रिटर्न का अकाउंट खोलते हैं, और जीएलए ना लिख के डेटर का अकाउंट खोलते हैं, सेल्स रिटर्न टू डेटर हो जाएगा। ठीक, चलो सिंपल सा बात याद रखना, देखो कि जहां भी डेटर, क्रेडिटर, कैश, बैंक, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग ये सब है, उसके बदले हम जीएलए या जीएलसी यहाँ पे अकाउंट ओपन करते हैं, पहली डिफरेंस। दूसरा कि सर जब भी वहां पे एडिशनल लेजर खोलना पड़ सकता है इंटीग्रल में, शेयर कैपिटल, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन सब की, कैश एंड बैंक का, पर यहाँ पे हमें उस सब की जरूरत नहीं है कि नहीं। थर्ड डिफरेंस, इंटीग्रल में सर पीएल में भेजते हैं गेन और लॉस को, नॉन इंटीग्रल में हम कॉस्टिंग पीएल बनाते हैं तो कॉस्टिंग पीएल में भेजते हैं। ठीक, जर्नल याद हुआ। चलो लेजर देखो, दोनों का जर्नल साइड बाई साइड है। जर्नल जब प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन पे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। लेजर देखो, सबसे पहले स्टोर में गुड्स आएगा, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, कुछ ओपनिंग गुड्स हो सकते हैं। परचेज करेंगे, परचेज किया था तो क्या एंट्री पास किया था, एसएलसी टू जीएलसी, यही एंट्री पास किया था। यही नॉन इंटीग्रल होता तो क्या एंट्री पास करे थे, नॉन इंटीग्रल में एसएलसी टू क्रेडिटर या फिर कैश, है ना, यही एंट्री होगा ना। ये नॉन इंटीग्रल का है और ये क्या है, सॉरी इंटीग्रल। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, तो सर अभी हम पढ़ रहे हैं नॉन इंटीग्रल, तो हम किस एंट्री से पास करेंगे, एसएलसी की डेबिट में परचेज को जीएलसी करके। ठीक, यही नॉन इंटीग्रल ना होके इंटीग्रल होता तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे सर क्रेडिटर लिखते हैं, क्रेडिटर, यानी कि जहां जहां सर जीएलसी है वहीं वहीं चेंज आएगा लेजर में। लेजर में कहाँ कहाँ चेंज आएगा, सर जहां जहां जीएलसी है, जहां जहां जीएलसी है वहां वहां चेंज आ जाएगा, अगर ये इंटीग्रेटेड या इंटीग्रल होता तो। ठीक, ये बात मैंने नीचे लिखी हुई है, अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। परचेज किया बढ़ जाएगा, ठीक, फिर इश्यू किया यहाँ लिख लोगे, इश्यू कर रहे थे तो पता है जर्नल में डब्ल्यूआईपी कंट्रोल कर रहे थे डेबिट टू एसएलसी, वैसे ही इनडायरेक्ट मटेरियल हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए इश्यू किया हो, या नॉर्मल लॉस हो, फैक्ट्री ओवरहेड में भेज रहे थे, याद करो, इधर आ जाओ ना, याद करो सर, इनडायरेक्ट मटेरियल हो, इश्यू फॉर रिपेयर हो या नॉर्मल लॉस हो, तीनों का हम फैक्ट्री ओवरहेड में भेज रहे थे, वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब नॉर्मल लॉस कॉस्टिंग पीएल में भेजा था, जर्नल याद करो मटेरियल का, वापस से जाके ऊपर जर्नल देखो अगर याद नहीं आ रहा है तो। अगर डब्ल्यूआईपी में इश्यू किया तो यहाँ पे लिखा है, तो डब्ल्यूआईपी से रिटर्न भी तो आ सकता है कुछ, तो रिटर्न आएगा, यहाँ पे लिखोगे। ठीक, वेंडर से परचेज किया, क्रेडिटर से, यहाँ पे लिखा है जीएलसी करके टू, तो उनको रिटर्न किया तो बाई जीएलसी करके अपोजिट साइड में आ जाएगा परचेज रिटर्न, है कि नहीं, और लास्ट में बचा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, यही लेजर सेम लेजर अगर हमें सर इंटीग्रेटेड में बनानी पड़ती, इंटीग्रल में बनानी पड़ती, तो यहाँ पे क्रेडिटर लिखता मैं, यहाँ पे भी क्रेडिटर लिखता, बस इतना ही चेंज होता, है कि नहीं, इंटीग्रेटेड में। ये चीज मैंने नीचे लिखा हुआ है। वैसे ही देखो खर्चा हुआ वेजेज का, तो टू जीएलसी करके लिखोगे, इतना खर्चा, चार्ज वेजेज, डायरेक्ट वेजेज यहाँ पे डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट पे चार्ज होता है, इनडायरेक्ट वेजेज फैक्ट्री ओवरहेड में भेज रहे थे, वेजेज का जाके एक बार जर्नल याद करो, ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा, इनडायरेक्ट वेजेज फैक्ट्री ओवरहेड में भेज रहे थे। सही, फैक्ट्री ओवरहेड देखो, एक तो देखो जो खर्चा हुआ इनकर्ड हुआ वो यहाँ पे, प्लस पता है स्टोर में से भी कुछ आ रहा था ना, क्या आ रहा था, इनडायरेक्ट मटेरियल, नॉर्मल लॉस प्लस रिपेयर वाले सारे ले लोगे, इनडायरेक्ट वेजेज भी आ रहा था वो भी ले लोगे, फैक्ट्री ओवरहेड डब्ल्यूआईपी पे जितना चार्ज हो जाएगा रिकवर्ड करके यहाँ लिख लोगे, और जो भी बैलेंस बचेगी ना बैलेंसिंग फिगर, वो अंडर ओवर रिकवरी है, कॉस्टिंग पीएल में भेज देंगे। अंडर ओवर रिकवरी के तीन ट्रीटमेंट, एक तो कॉस्टिंग पीएल में भेजो, दूसरा कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो बीडीसीडी भी करके यहाँ लिखा हो सकता है,
ठीक, सॉल्यूशन में आपको बोल देगा, नहीं बोलेगा कॉस्टिंग पीएल में भेज देना आप। डब्ल्यूआईपी देखो, डब्ल्यूआईपी किस किस चीज से बना है याद करो ऊपर, फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन में। सर डब्ल्यूआईपी में कुछ ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, डब्ल्यूआईपी में एक तो मटेरियल लगा है, वेजेस लगा है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगा है, फैक्ट्री ओवरहेड लगा है, ये सारे मिलके डब्ल्यूआईपी बने हैं। डब्ल्यूआईपी बनने के बाद फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो गया है और बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक है डब्ल्यूआईपी का। सर मान लो कोई डब्ल्यूआईपी में अब नॉर्मल लॉस नहीं हो सकता, बनाते टाइम खराब हो गया, हो सकता है, तो यहाँ पे लिखते हैं ना कॉस्टिंग पीएल करके, कॉस्टिंग पीएल यहाँ पे डाल देते। वैसे जनरली नहीं होता है डब्ल्यूआईपी में, स्टोर में होता है, इसलिए स्टोर में बस दिया था। चलो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड किस पे चार्ज होता है, तो खर्चा हुआ तो यहाँ, चार्ज किस पे होता है, फिनिश गुड्स पे। फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन का चार्ज जाके याद करो, फिनिश गुड्स पे चार्ज किया था मैंने। और जो भी अगर बैलेंसिंग फिगर बचता है वो अंडर ओवर रिकवरी है, कॉस्टिंग पीएल में भेज देना। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स देखो कैसे बना है, तो फिनिश गुड्स बना है सर, एक तो ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, तीन चीज के स्टॉक हो सकते हैं ना, एक तो स्टोर में रॉ मटेरियल का, फिर डब्ल्यूआईपी का, फिनिश गुड्स का। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक यहाँ आ जाएगा, ठीक। उसके बाद डब्ल्यूआईपी से आया फिनिश गुड्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी फिनिश गुड्स पे चार्ज हुआ है, ठीक। फिनिश गुड्स जब सेल होता है तो कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक। और जब रिटर्न होता है तो वापस आ जाता है ना, जर्नल याद करो, जब सेल्स रिटर्न आता है तो फिनिश गुड्स वापस आ जाता है। चलो देखो, फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर होता है सेल्स के टाइम में, यही लिखा था मैंने, और जब रिटर्न होता है तो फिनिश गुड्स वापस भी तो आता है, यही दोनों एंट्री वहां पे है। जर्नल याद होगा, खुद ही समझ जाओगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जब खर्चा हुआ तो जीएलसी करके लिखोगे, डेबिट में एक्सपेंस है। चार्ज करो, किस पे चार्ज होता है, कॉस्ट ऑफ सेल पे चार्ज कर दिया, ये क्या है, अंडर ओवर रिकवरी, कुछ बच गया तो कॉस्टिंग पीएल में भेज देंगे। कॉस्ट ऑफ सेल बताओ, एक तो फिनिश गुड्स प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दोनों मिलके कॉस्ट ऑफ सेल बनते हैं, ठीक। बन गया, कॉस्ट ऑफ सेल को लास्ट में क्या करेंगे, तो सर कॉस्टिंग पीएल में भेज देंगे। बताओ, जैसे फिनिश गुड्स सेल होने के बाद कॉस्ट ऑफ सेल में ट्रांसफर होता है, तो रिटर्न होने के बाद वापस फिनिश गुड्स में भी तो ट्रांसफर होगा, ये सेल्स रिटर्न जब होगा तो, यही हमने पढ़ा था। हाँ, कॉस्टिंग पीएल में देखो, एक तो सेल्स आएगा इधर, पर सेल्स को हमने जीएलसी करके अकाउंटिंग किया था, ये हम नॉन इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। सेल्स का लेजर एक बार याद करो, सेल्स में हमने क्या एंट्री पास किया था बताओ। सर सेल्स में हमने एंट्री पास किया था जीएलसी टू कॉस्टिंग पीएल। अब हम कॉस्टिंग पीएल बना रहे हैं तो उसके क्रेडिट में जीएलसी करके लिख रहे हैं। उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल ट्रांसफर हुआ है सेल्स के अंदर, कोई अबनॉर्मल लॉस है तो यहाँ पे लिख लोगे, फिर अंडर ओवर रिकवरी लिख लोगे, और लास्ट में जो बचा वो प्रॉफिट। प्रॉफिट की भी एंट्री सर हमने कैसे किया था, तो प्रॉफिट की एंट्री करी थी कॉस्टिंग पीएल डेबिट टू जीएलसी, कैपिटल वर्ड ना यूज करके जीएलसी यूज किया था। तो सर जीएलसी कॉस्टिंग पीएल डेबिट हुआ है ना, तो डेबिट साइड में जीएलसी करके लिखेंगे। वैसे ही जीएलसी का लेजर देखो, जीएलसी क्या है, एकोमुलेशन ऑफ वेरियस लेजर, बहुत सारे लेजर मिल के जीएलसी बना है, ठीक। तो जीएलसी में देखो, एक तो बैलेंस होगा वो लिख लोगे, जनरली क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिटर वगैरह होते हैं जीएलसी के अंदर। जब जब परचेज हुआ है यानी कि कोई खर्चा हुआ है तब तब जीएलसी डेबिट, तब जब जब खर्चा हुआ है तब तब जीएलसी क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ देखो, एसएलसी स्टोर में जब परचेज हुआ था मटेरियल, वेजेज जब इनकर्ड हुआ था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब पे हुआ था, ओवरहेड जब इनकर्ड हुआ था, सब में ये क्रेडिट हुआ है। उसके बाद याद करो, सेल्स के टाइम में भी जीएलसी को हमने डेबिट किया था, जीएलसी टू कॉस्टिंग पीएल। तो वैसे ही सेल्स रिटर्न में भी एंट्री करनी पड़ेगी, सेल्स रिटर्न का नहीं है, चलो होता तो यहाँ पे लिखते, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही देखो, परचेज किया स्टोर के लिए तो यहाँ आया, तो परचेज रिटर्न इधर आएगा, ठीक, एसएलसी करके। यहाँ एक नेट प्रॉफिट की एंट्री हमने क्या पास किया था बताओ, नेट प्रॉफिट की एंट्री हमने पास किया था सर, नेट प्रॉफिट की एंट्री हमने पास किया था सर, नेट प्रॉफिट की एंट्री हमने पास किया था सर, कॉस्टिंग पीएल टू जीएलसी। इसकी जीएलसी में क्रेडिट में जाके लिखोगे, जीएलसी के क्रेडिट में लिखोगे कॉस्टिंग पीएल करके, ये प्रॉफिट है, और बाद में आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। सिंपल, जो भी जर्नल पास किया है उसी की यहाँ पे हमने एंट्री किया है, ठीक। आपको ये बना बना जो नोट्स है वो मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाना है, ठीक। चलो उसके बाद आते हैं, लेजर हो गया खत्म।
थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट जो मैंने पहले ही पढ़ा दिया था कि यही लेजर अगर इंटीग्रल में बनाते, जर्नल तो मैं साथ साथ ही बना दिया था, लेजर इंटीग्रल में बनाते जहां कॉस्टिंग पीएल वर्ड यूज हुआ है वहां पे पीएल लिखना है आपको, है कि नहीं, सेल करते टाइम। उसके बाद नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने टाइम, अब नॉर्मल कोई लॉस है उसके टाइम, अंडर ओवर रिकवरी है उस टाइम कॉस्टिंग पीएल यूज हुआ था, वहां सब जगह कहाँ है पीएल यूज करना है। ठीक, यही मैंने लिखा है, इन इन घटनों पे हमने यूज किया था कॉस्टिंग पीएल। वैसे ही जीएलसी को, जीएलसी जहां जहां यूज है वहां डेटर, क्रेडिटर, कैश एंड बैंक जो भी होना चाहिए वो लिखना है आपको। ठीक, और हो सकता है आपको एडिशनल लेजर प्रिपेयर करना पड़े डेटर, क्रेडिटर का, जो इसमें हम प्रिपेयर नहीं करते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन है तो आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटीग्रल में तो सिंगल सेट ऑफ बुक प्रिपेयर्ड होते हैं, सारे उसी बुक में हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक, सेल्स का, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, शेयर कैपिटल, फिक्स एसेट, ये सब लेजर बनानी पड़ेगी अगर डिटेल दिया हो तो। चलो फिलहाल इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल पे जर्नल लेजर देखते हैं कि आपको थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा आ जाओ। ये क्या है सर? नॉन इंटीग्रल सिस्टम है। क्या पास करना है? जर्नल पास करना है। इश्यू ऑफ मटेरियल याद करो, इश्यू ऑफ मटेरियल में मैंने क्या सिखाया था सर? डायरेक्ट मटेरियल इश्यू होता है तो डब्ल्यूआईपी पे चार्ज करते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड पे चार्ज करते हैं, और क्रेडिट किसको करते हैं? एसएलसी को। मटेरियल चला गया ना स्टोर से तो। ठीक, डायरेक्ट मटेरियल है डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट 5,50,000, इनडायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट कितना? 1,50,000 टू एसएलसी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट, दोनों को जोड़ देना, ये रहा। एलोकेशन ऑफ वेजेज, वेजेज देखो ये डायरेक्ट ये इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वेजेज कहाँ पे चार्ज होता है? तो डब्ल्यूआईपी पे चार्ज होता है। इनडायरेक्ट वेजेज कहाँ पे चार्ज होता है? तो सर इनडायरेक्ट वेजेज चार्ज होता है फैक्ट्री ओवरहेड में और टू वेजेज कंट्रोल अकाउंट। अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, ओवर रिकवरी कॉस्टिंग पीएल में क्रेडिट करेंगे, अंडर रिकवरी डेबिट करेंगे। ठीक, चलो फैक्ट्री ओवरहेड का ओवर रिकवरी है, फैक्ट्री ओवरहेड टू कॉस्टिंग पीएल क्रेडिट कर दिया हमने। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की अंडर रिकवरी है। अंडर रिकवरी क्या होता है सर? अंडर रिकवरी होती है हमारा लॉस, अंडर रिकवरी, तो हम डेबिट करेंगे कॉस्टिंग पीएल डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। चलो फटाफट आ जाओ, चैप्टर में अब कोई दम नहीं बचा है, कॉन्सेप्ट जितना देखना था हमने देख लिया। एक चलो जर्नल देखते हैं। अगर एज्यूमिंग दैट कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट आर इंटीग्रेटेड, मतलब वन सिंगल सेट ऑफ बुक बनता है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट का। चलो तो इंटीग्रेटेड में जर्नल हमें पास करना है। डायरेक्ट मटेरियल इश्यू हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल इश्यू हुआ है इतना, इनडायरेक्ट मटेरियल इतना। डायरेक्ट मटेरियल के लिए डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट, इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए फैक्ट्री ओवर कंट्रोल अकाउंट, और मटेरियल जो भी गए हैं उसको स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। कितना लिखोगे? 3,25,000। फटाफट लिखो 1,15,000, दोनों को जोड़ दो 4,40,000। ठीक है, यही कर रखा है यहाँ पे। यस सर, यही कर रखा है। अब देखो वेजेज है, इसमें से कितना है? तो सर डायरेक्ट है कुछ, कुछ इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कितना है? तो सर 25%, 6,50,000 का 25%, 162,500। इनडायरेक्ट वेजेज कहाँ जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड में। बैलेंस डायरेक्ट वेजेज कितना कहाँ जाएगा? तो सर डायरेक्ट वेजेज जाता है डब्ल्यूआईपी, तो ये देखो डब्ल्यूआईपी फैक्ट्री ओवरहेड टू वेजेज कंट्रोल अकाउंट। वैसे देखो अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, चलो ओवर रिकवरी हमारे लिए क्या है? तो सर ओवर रिकवरी हमारे लिए गेन है, ओवर रिकवरी हमारे लिए गेन है। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट टू कॉस्टिंग पीएल। वैसे देखो इंटीग्रेटेड है तो कॉस्टिंग पीएल ना लिख के बेहतर होगा आप पीएल लिख दो, ये मैंने पढ़ाया था। पर ये भी लिख दोगे चलेगा, इंस्टीट्यूट कई जगह ये लिखा है, कई जगह पीएल लिखा है, आप पीएल लिख देना, उससे कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली। अंडर रिकवरी लॉस है, अंडर रिकवरी लॉस है, पीएल अकाउंट डेबिट टू एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। पेमेंट टू क्रेडिटर अगर इंटीग्रेटेड नहीं होता, नॉन इंटीग्रेटेड होता तो ये एंट्री नहीं करते हम लोग, पर इंटीग्रेटेड है ये एंट्री होगी। पेमेंट करते हैं तो क्या होता है? क्रेडिटर डेबिट टू कैश एंड बैंक, है कि नहीं? क्रेडिटर डेबिट टू कैश एंड बैंक। वैसे ही रिसीव किया तो कैश एंड बैंक में आएगा टू डेटर। ये दोनों एंट्री नहीं करते
कब नहीं करते सर? अगर ये नॉन इंटीग्रेटेड का क्वेश्चन होता तो। क्यों नहीं करते बताओ? इस एंट्री में क्या होता कि सर क्रेडिटर के बदले भी जीएलसी लिखते हैं, टू कैश एंड बैंक के बदले भी जीएलसी लिखते, तो जीएलसी टू जीएलसी लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, इसीलिए ये एंट्री नहीं करते। समझ में आया थोड़ा बहुत जर्नल देख के? चलो एक लेजर पे आते हैं। अच्छा, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, नवंबर 18 क्वेश्चन नंबर 4 का है, 10 मार्क्स का है। चलो, रॉ मटेरियल का बैलेंस दिया हुआ है, ये 30 जून का क्वेश्चन है, 30 जून का बैलेंस दिया हुआ है। ये सारा क्या है? तो सर ओपनिंग बैलेंस है। ठीक, हमें 30 जून से लेकर 30 सितंबर तक का ये ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। क्वार्टरली है पीरियड, एक क्वार्टर पीरियड का, पीरियड की स्टार्टिंग में ये बैलेंस दिया है, जीएलसी का क्रेडिट बैलेंस है, और ये एसएलसी का बैलेंस है, ये डब्ल्यूआईपी का बैलेंस है, और ये सर क्या है? फिनिश गुड्स का बैलेंस है। चलिए, ये ट्रांजेक्शन है, ये कुछ ट्रांजेक्शन है। चलो, पूछा क्या है? रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, इसी को बोलते हैं स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट कैसे हमने सीखा था बनाना? तो सर कुछ ओपनिंग होगा वो यहाँ पे लिख दूंगा। टू परचेज करा तो स्टोर में आएगा गुड्स जीएलसी। वैसे ही बाई डब्ल्यूआईपी जितना भी इश्यू कर दिया, बाई फैक्ट्री ओवरहेड, अगर कोई इनडायरेक्ट मटेरियल इश्यू किया है या नॉर्मल लॉस है या कुछ भी है तो फैक्ट्री ओवरहेड में लिखूंगा। ठीक, चलो बाई सर एक तो क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा सीडी करके, और देख लेते हैं क्या क्या ट्रांजेक्शन है। 282 450। चलो, स्टोर से रिलेटेड देखना है कौन कौन सी ट्रांजेक्शन है। रॉ मटेरियल परचेज एक ये रहा, इश्यू टू प्रोडक्शन 3 ये रहा रॉ मटेरियल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, बस इतना ही है। चलो, परचेज किया तो यहां डालोगे 1243 810, इश्यू टू प्रोडक्शन डब्ल्यूआईपी में डालोगे 1360 430। चलो, रॉ मटेरियल क्रेडिटेड बाय सप्लायर, क्रेडिटेड बाय सप्लायर, सप्लायर आपको कब क्रेडिट देता है? जब आप रिटर्न देते हो उसको गुड्स। ये क्या है? परचेज रिटर्न है, कोई दिक्कत नहीं। बाई सर जीएलसी लिख देंगे 27,200। उसके बाद मटेरियल लॉस है, मटेरियल लॉस है, क्रेडिट साइड में एंट्री होती है। अगर अब नॉर्मल है तो कॉस्टिंग पीएल करके, नॉर्मल है फैक्ट्री ओवरहेड करके, एजम्पशन कुछ भी ले सकते हो। मटेरियल लॉस को जनरली आप नॉर्मल लॉस मान लेना और फैक्ट्री ओवरहेड में भेज दो। वैसे आप कॉस्टिंग पीएल में भी भेजोगे कोई दिक्कत नहीं, बैलेंसिंग फिगर निकालो। चलो, यहाँ पे देखते हैं कि क्या यही एंट्री कर रखा है। ये रहा जीएलसी, ये रिटर्न के लिए डब्ल्यूआईपी पे चार्ज कर दिया, मटेरियल लॉस को लिखा है, इनने कॉस्टिंग पीएल में भेजा है। आप कॉस्टिंग पीएल और बोल रहे हैं फैक्ट्री ओवरहेड में भी भेज सकते हैं इसको। आप एजम्पशन ले लेना सबसे बढ़िया, या बताया नहीं है एजम्पशन ले सकते हो। चलो, अब बैलेंस सीडी, ठीक है, बैलेंस सीडी आप निकाल लेना, सिंपल सा एंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या पूछा है सर? उसके बाद पूछा है डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट। डब्ल्यूआईपी का अकाउंट देखो, डब्ल्यूआईपी बनाओगे तो ओपनिंग लिखोगे यहाँ पे, ठीक। फिर स्टोर से डब्ल्यूआईपी में आएगा सर डायरेक्ट वेजेस भी तो आता है, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, वेजेस से आता है। फिर सर फैक्ट्री ओवरहेड से भी तो डब्ल्यूआईपी में आता है। फिर डब्ल्यूआईपी सर फिनिश गुड्स में भी तो ट्रांसफर होगा। फिर डब्ल्यूआईपी का कुछ क्लोजिंग बैलेंस भी तो होगा, है ना। चलो, डब्ल्यूआईपी के ओपनिंग बैलेंस 238,300, 238,300। एसएलसी देखो, स्टोर से डब्ल्यूआईपी में कितना आया? यही है 1360 430। वेजेस जरा देखें, वेजेस का इंफॉर्मेशन है क्या? डायरेक्ट वेजेस एलोकेटेड, बताओ डायरेक्ट वेजेस वही है ना जो डब्ल्यूआईपी पे चार्ज होता है? यस सर, 256,800। फैक्ट्री ओवरहेड कहीं है क्या? फैक्ट्री ओवरहेड ऊपर ही दिया हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेटेड टू डब्ल्यूआईपी 136,350। फिनिश गुड्स में डब्ल्यूआईपी कितना ट्रांसफर हुआ? फिनिश गुड्स दिया है एट कॉस्ट, यही है 13,76,200। चलो, ये भी एंट्री हो गई। एक और डब्ल्यूआईपी की एंट्री यहाँ पे दिया हुआ है सर, डब्ल्यूआईपी रिजेक्टेड। ये क्या है? डब्ल्यूआईपी रिजेक्टेड विथ नो स्क्रैप वैल्यू, यानी कि डब्ल्यूआईपी बना होगा और खराब हो गया होगा। अब नॉर्मल लॉस मान के हम कॉस्टिंग पीएल में भेज सकते हैं, कॉस्टिंग पीएल में भेज सकते हैं 6,000। मैं यहीं पे कर देता हूँ, आप फेयरली बनाना है इसको, मेरा पर्पस है सिर्फ आपको जो जर्नल हम पढ़े हैं, जो लेजर पढ़े हैं, उस फॉर्मेट में डाल के बताना, और क्लोजिंग स्टॉक निकाल लोगे। देखें क्या यही एंट्री किया हुआ है? देखो यहाँ पे ये स्टोर से आया,
वेजेज आया, फैक्ट्री ओवरहेड आया, फिनिश गुड्स में ट्रांसफर कर दिया, कुछ अब नॉर्मल लॉस बनते टाइम खराब हो गया कॉस्टिंग पीएल में, बैलेंस सीडी। ठीक है, वैसे ही चलो फिनिश गुड्स का करते, फिनिश गुड्स का करते क्या करते सर, बीडी ओपनिंग लिखता मैं, फिनिश गुड्स में डब्ल्यूआईपी से भी कुछ आता है सर, फिनिश गुड्स में अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है वहां से भी कुछ आएगा सर, और फिनिश गुड्स से सर क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्ट कर दे तो इधर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, है कि नहीं। चलो कुछ रिटर्न आया तो सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो वापस इस साइड लिख लो रिटर्न के लिए, अगर ट्रांसफर हुआ सेल हुआ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इधर आएगा, रिटर्न आया यहाँ पे आएगा, जस्ट अपोजिट साइड। ठीक है, चलो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 392 500, डब्ल्यूआईपी से कितना आया, अभी हमने भेजा था ना डब्ल्यूआईपी से 1376 200, ये रहा। ठीक है, चलो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड इन्फॉर्मेशन दिया नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है यहाँ नीचे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 14,56,500। ठीक, चलो ये दिया नहीं है, मैं वो कर देता हूँ। कस्टमर रिटर्न किया एट कॉस्ट फिनिश गुड्स को, यहाँ पे आएगा 45,900। अब एग्जाम जो मैंने लेजर का फॉर्मेट पढ़ाया सेम उसी फॉर्मेट में बना रहा हूँ, एक बार आप जर्नल और लेजर याद कर लोगे अपने आप बन जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक निकाल लोगे फिनिश गुड्स का, बन जाएगा सारे एंट्री डालने के बाद। उसके बाद देखो पूछा है कि जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बताइए, ये रहा, ये जो है ना इसको काट दो, इस फॉर्मेट में मैंने आपको सिखाया जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कि सर कुछ बैलेंस है, जब जब जो जो खर्चे हुए हैं वो सारे खर्चे से क्रेडिट हुआ होगा, रॉ मटेरियल का, वेजेज का, फैक्ट्री ओवरहेड का, हाँ सर क्रेडिट हुआ होगा। ठीक सर, और भी तो कुछ लिखते हैं, रॉ मटेरियल रिटर्न किया वो इधर लिखते हैं, याद करो, सेल्स यहाँ लिखते हैं, और अगर नेट प्रॉफिट कुछ है तो यहाँ लिखते हैं। अब नेट प्रॉफिट तो देखो, नेट प्रॉफिट तो देखो अगर सेल्स यहाँ लिखते हैं तो सेल्स रिटर्न यहाँ लिखते हैं, वो लिखा हुआ है। नेट प्रॉफिट देखो दिया नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सारी एंट्री डाल ही नहीं सकते, तो सीधा जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो कर देंगे कॉस्टिंग पीएल करके, सेल्स करके, है कि नहीं। अगर नेट प्रॉफिट दिया होता तो वो भी डालते, सेल्स डालते, और उतनी इन्फॉर्मेशन है नहीं अपने पास, तो बैलेंसिंग फिगर सेल्स लिख दिया हमने। फॉर्मेट आप याद करोगे जीएलसी का, एग्जैक्टली सेम ही फॉर्मेट पे बना हुआ है। चलो छोटा सा एक लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या फर्क है, तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारे ट्रांजैक्शन नहीं भी आ सकते हैं जो फाइनेंशियल अकाउंट में सिर्फ आते हैं, बहुत सारे खर्चे के आइटम, बहुत सारे रेवेन्यू के आइटम। कैसे, जैसे खर्चे के आइटम में सर इंटरेस्ट हो गया, डिस्काउंट हो गया, अनशेयर डिबेंचर हो गया, गुडविल रिटर्न ऑफ प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, ये सारे खर्चे फाइनेंशियल अकाउंट में तो आता है। फाइनेंशियल अकाउंट तो हिस्टोरिकल सारे खर्चे को रिकॉर्ड कर देता है, ठीक, और कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आता क्योंकि ये प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें नहीं है। ठीक, वैसे ही कुछ इनकम है जो फाइनेंशियल अकाउंट में आता है पर कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आता, इससे भी प्रॉफिट में चेंज आ जाएगा, है कि नहीं। चलो दूसरा, कुछ ऐसे आइटम है जो सर सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है, ठीक, जैसे कि नोशनल एक्सपेंडिचर कॉस्ट अकाउंट में आता है, नोशनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग का हिस्सा है, पर फाइनेंशियल अकाउंट में वो खर्चा चार्ज नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो खर्चा इनकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो दूसरा डिफरेंस ये रहा। तीसरा डिफरेंस वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक सर कॉस्ट अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हम कॉस्ट पे करते हैं, एक्चुअल कॉस्ट पे, और यहाँ पे कॉस्ट और एनआरबी फाइनेंशियल अकाउंट में विच एवर इज लोअर इस पे करते हैं। अगला डिफरेंस देखो मटेरियल प्राइसिंग का, हो सकता है कॉस्ट जो निकाला है क्लोजिंग स्टॉक का वो लिफो फीफो वेटेड एवरेज एक में कोई और मेथड लिया हो और फाइनेंशियल अकाउंट में कोई और, कॉस्ट अकाउंटिंग में कोई और, तब भी आ जाएगा फर्क, है कि नहीं। चलो अंडर ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड, जनरली ये मटेरियल प्राइसिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर चार रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरहेड कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकवर्ड लेते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या लेते हैं सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेते हैं एक्चुअल, यहाँ पे लेते हैं रिकवर्ड, और दोनों में फर्क हो सकता है। रिकवर्ड अगर कम है तो अंडर रिकवरी बोलते हैं, रिकवर्ड अगर ज्यादा है तो ओवर रिकवरी बोलते हैं। अंडर रिकवरी का मतलब खर्चा कम चार्ज हो गया, ओवर रिकवरी का मतलब खर्चा ज्यादा चार्ज हो गया, है कि नहीं। चलो एक तो आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने को नहीं बोलेगा कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, सीधा आपको दे देगा और सिर्फ रिकॉन्सिलिएशन बनवाएगा, क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट करने को आया तो क्वेश्चन हो जाएगा बड़ा कि एक बार फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट निकालो, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से प्रॉफिट निकालो, फिर रिकॉन्सिलिएशन करो। तो जनरली देखा गया है कि आपको जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देगा वो सीधा आपको डिफरेंस का रीजन दे देगा और बताएगा रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ, ठीक। वैसे प्रॉफिट निकालना हो तो ये फॉर्मेट मैंने दिया हुआ है, ये देखो फाइनेंशियल अकाउंट में सेल्स यहाँ डालते हो, टी फॉर्मेट में बनाते हो, क्लोजिंग स्टॉक डालते हो,
ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सारे खर्चे डालते हो, कुछ खर्चे पीएल के वो भी डाल दोगे सारे, कुछ खर्चे पीएल के वो भी डाल दोगे, ट्रेडिंग पीएल के खर्चे, तो लास्ट में नेट प्रॉफिट आ जाएगा। वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग के अनुसार कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में बना लो, है कि नहीं। खर्चे में देखो ओवरहेड क्या है, ओवरहेड क्या है सर, सारे ओवरहेड यहाँ पे लिया है किस बेसिस पे, एक्चुअल, एक्चुअल, और इसमें ओवरहेड क्या लेंगे, रिकवर्ड। कितना फर्क है। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। देखो रिकॉन्सिलेशन अगर एग्जाम में बोले कॉस्ट को लेके बनाना है, कॉस्ट अकाउंटिंग को, तो उसको लेना पड़ेगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट और एज पर फाइनेंशियल अकाउंट लेना पड़ेगा। मैंने एक फॉर्मेट दिया है, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट एक बार आप समझ लोगे तो आप कैसे भी बना दोगे। या फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेके बोले तो फाइनेंशियल अकाउंट लोगे और कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट को मैच कराओगे, ठीक। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का बेस क्या है कि सर जिस भी को लेके चल रहे हैं, मान लो मैंने फाइनेंशियल अकाउंट को लेके चल रहा हूं, तो फाइनेंशियल अकाउंट की ही प्रॉफिट में चेंज कर सकता हूं ना, क्योंकि मैंने फाइनेंशियल अकाउंट को लिया है, मैंने सर फाइनेंशियल अकाउंट को लिया है, तो इसी के प्रॉफिट में चेंज कर सकता हूं। और प्रॉफिट को मैच कहां कराना है, कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ। अब मान लो कोई ऐसी घटना हुई जिससे फाइनेंशियल अकाउंट का प्रॉफिट बढ़ गया, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बराबर लाने के लिए घटा दो। मान लो ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसका प्रॉफिट बढ़ गया, अब इसका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे बराबर करने के लिए, इसका भी बढ़ा देंगे। यानी कि चेंजेस सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में करना है, चेंजेस सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में करना है, क्योंकि हम तो फाइनेंशियल से स्टार्ट करें है ना रिकॉन्सिलेशन करना, है कि नहीं। चलो यहाँ कुछ एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल का प्रॉफिट मैंने लिया है, और देखो कोई खर्चा है जो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में डली है। अब एक्सपेंडिचर अगर फाइनेंशियल अकाउंट में सिर्फ डला है, तो फाइनेंशियल का प्रॉफिट तो घट गया होगा ना, क्योंकि वो खर्चा सिर्फ फाइनेंशियल में डला हुआ है, तो प्रॉफिट बढ़ा दो। वैसे ही दूसरा देखो, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एक एक्सपेंडिचर खर्चे का काम करता है और क्लोजिंग स्टॉक रेवेन्यू का काम करता है। अंडर वैल्यूएशन हो गई कॉस्ट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चा कम दिख गया, खर्चा कम दिख गया कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट बढ़ गया होगा, फाइनेंशियल की भी प्रॉफिट बढ़ा दो। ऐसे ही आप सोच सकते हो सब चीज के लिए। चलो नोशनल एक्सपेंस, देखो नोशनल एक्सपेंस क्या हुआ होगा, कॉस्ट अकाउंट में सिर्फ डला होगा, मैं फाइनेंशियल से शुरू किया हूँ, कॉस्ट अकाउंट में डाला हुआ है, तो कॉस्ट की प्रॉफिट घटी होगी, तो मेरे फाइनेंशियल को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही फाइनेंशियल इनकम, फाइनेंशियल इनकम से क्या हुआ होगा सर, फाइनेंशियल इनकम से इसकी प्रॉफिट बढ़ गया होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ फाइनेंशियल इनकम इसी में आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। चलो एक देखो, अंडर ओवर रिकवरी ऑफ, मान लो कि ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में ओवर रिकवरी हो गई है, यानी कि खर्चा क्या हो गया है, ज्यादा दिख गया है। ओवर रिकवरी का मतलब ज्यादा दिखना, कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चा ज्यादा दिख गया होगा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रॉफिट घट गई होगी, तो हमें फाइनेंशियल को क्या करना है, तो सर उसका भी प्रॉफिट घटाना है, ठीक। अंडर रिकवरी का मतलब खर्चा कम दिखना, ओवर रिकवरी का मतलब उसमें खर्चा ज्यादा दिखना, जिसमें भी दिया हुआ है, कॉस्ट में दिया है तो कॉस्ट में खर्चा कम दिख गया होगा, अंडर रिकवरी है तो, ओवर रिकवरी है तो खर्चा ज्यादा दिख गया होगा, ठीक। चलो अब इसी को इस फॉर्मेट में ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, टी साइड लेजर बना के टी शेप में, इसको बोलते हैं मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। एक डबल एंट्री टाइप की सिस्टम में बना दोगे तो मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हो गया। कैसे, वैसे ही फाइनेंशियल का प्रॉफिट लो, जितने भी ऐड करने वाले आइटम थे वो इधर ही लिख दो, तभी तो ऐड होगा, उसी साइड लिखोगे तो। जितने भी लेस करने वाले आइटम थे रिवर्स साइड लिख दो, तो लेस हो जाएगा और बैलेंस क्या आ जाएगा, कॉस्ट का प्रॉफिट। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, मान लो ये प्रॉफिट ना होता, ये नहीं होता प्रॉफिट, ये लॉस होता, तो लॉस सर अगर प्रॉफिट इधर लिख रहे हो तो लॉस यहाँ लिखते, टू नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, तब शुरू करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इस फॉर्मेट में अगर लॉस होता तो सर निगेटिव में लिख देंगे लॉस होगा तो, है कि नहीं। चलो फॉर्मेट सिंपल है, बस आपको ये देखना है कि प्रॉफिट घट रहा है कि बढ़ रहा है, जिसको भी लेके बना रहे हो उसको बराबर करना है दूसरे वाले के साथ। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एक क्वेश्चन करके देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा। इस पे तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही है, रिकॉन्सिलेशन टेस्ट योर नॉलेज का क्वेश्चन। चलो पास्ट ईयर एग्जामिनेशन, चलो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन बनाना है। मेमोरेंडम रिकॉन्सिलेशन मतलब वो टी फॉर्मेट में जो बनाना था उसको, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर एबिट प्राइवेट लिमिटेड डिस्क्लोज नेट प्रॉफिट ऑफ दिस मच एज पर कॉस्ट बुक, कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। हाउ यूर फाइनेंशियल अकाउंट में लॉस है, हमको रिकॉन्सिलेशन करना है, ठीक। और बोल रहा है ऑन द स्क्रूटनी ऑफ द बोथ सेट ऑफ बुक फॉलोइंग
इन्फॉर्मेशन, मतलब दोनों बुक में ये थोड़ा सा फर्क वाले इन्फॉर्मेशन की दोनों में अलग चार्ज हो रखे हैं, दिया हुआ है। हमको ये नहीं बोला है किसके प्रॉफिट को लेके बनाना है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट को ले दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रॉफिट ले लिया। जितने भी ऐड करने वाले आइटम हो गए वो इधर लिखूंगा, जितने भी लेस करने वाले आइटम होंगे इधर लिखूंगा। अगर प्रॉफिट आया फाइनेंशियल अकाउंट में, प्रॉफिट है क्या, फाइनेंशियल अकाउंट में लॉस है, प्रॉफिट होता तो लास्ट में इधर आता, याद करो फॉर्मेट को, प्रॉफिट होता तो लास्ट में इधर आएगा प्रॉफिट, फाइनेंशियल अकाउंट के अकॉर्डिंग लॉस है तो इधर आएगा लॉस है तो यहाँ आया है। बस आपको मैच कराना है कि सारे रीजन डालने के बाद एग्जैक्टली आपका भी 15,000 लॉस आनी चाहिए जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलो पहला देखो, वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट बुक। अंडर रिकवर का मतलब खर्चा कम चार्ज हो गया कॉस्ट की बुक में, हम कॉस्ट ही से बना रहे हैं, कॉस्ट की बुक में खर्चा कम चार्ज हो गया होगा तो प्रॉफिट बढ़ गया होगा, क्या करोगे सर, प्रॉफिट को घटानी पड़ेगी, इसके बराबर लाने के लिए घटा दिया। आ जाओ यहाँ पे। दूसरा देखते हैं, ऑफिस ओवरहेड ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट बुक। ऑफिस ओवरहेड ज्यादा खर्चा दिख गया कॉस्ट में तो प्रॉफिट घट गया होगा, तो फाइनेंशियल के बराबर लाने के लिए बढ़ाना पड़ेगा, ऐड, ये लो ऐड कर दिया, ऐड साइड में लिखा है कि नहीं। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर, सर डिविडेंड का इनकम फाइनेंशियल अकाउंट में दिखता है, कॉस्ट अकाउंट में नहीं दिखता। अब कॉस्ट में नहीं दिखा होगा तो कॉस्ट का प्रॉफिट क्या हुआ होगा सर, घटा होगा, तो बढ़ा दो, लो बढ़ा दिया, ठीक। वैसे ही इंटरेस्ट का इनकम से बढ़ाना पड़ेगा, वैसे ही इंटरेस्ट का इनकम क्या होगा सर, इंटरेस्ट का इनकम कॉस्टिंग में आता नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग में आता नहीं है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रॉफिट घटी होगी, बढ़ा दो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट फाइनेंशियल अकाउंट में आता है, ये कॉस्ट अकाउंट में नहीं आता। अब देख लेना रीजन जो डिफरेंस दिया था, कुछ खर्चे और कुछ रेवेन्यू के आइटम है जो सिर्फ फाइनेंशियल में आते हैं, वहां ये सब लिखा हुआ है। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट फाइनेंशियल में आता है तो फाइनेंशियल की प्रॉफिट तो गिर गई होगी प्रोविजन बनने की वजह से, पर कॉस्टिंग का प्रॉफिट तो ज्यादा है, तो इसको भी नीचे कर दो, बराबर करने के लिए गिरा दो। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट लेस वाले साइड लिखा है मैंने, ठीक। ऑब्सोलेंस लॉस नॉट चार्ज टू कॉस्ट अकाउंट, कोई ऑब्सोलेट आइटम है, आउटडेटेड आइटम है जिसको हमने राइट ऑफ किया है, कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्चा दिखा नहीं तो कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रॉफिट बढ़ गई होगी उतने से, घटा दो, लेस वाले साइड लिखा है। स्टोर एडजस्टमेंट डेबिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट 35,4333। स्टोर में कोई मान लो राइट ऑफ किया हमने, स्टोर में एडजस्टमेंट किया, कोई लॉस हो गया होगा आइटम, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट में डेबिट किया, अब फाइनेंशियल अकाउंट में डेबिट किया तब तो घट गया होगा फाइनेंशियल अकाउंट। अब हम तो कॉस्टिंग को क्या करेंगे, इसको मैच कराने के लिए, बराबर करने के लिए इसको भी घटाएंगे, लेफ्ट साइड में लिखा है। चलो डिप्रिसिएशन देखते हैं, फाइनेंशियल में 30 है, कॉस्ट में 35 है, कॉस्ट में डिप्रिसिएशन 5,000 ज्यादा चार्ज हुआ है, तो कॉस्ट में डिप्रिसिएशन 5,000 ज्यादा चार्ज हुआ है, तो कॉस्ट का प्रॉफिट तो गिर गया होगा 5,000 से, तो बढ़ा दो बराबर करने के लिए, तो कॉस्ट की प्रॉफिट को हमने बढ़ा दिया और बाद में देखो बैलेंस करके तो इधर आनी चाहिए 15,000 नेट लॉस, तभी तो आपका मैच करेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि नेट प्रॉफिट नेट लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट 15,000 आनी चाहिए, प्रॉफिट होता तो इधर आता, लॉस है इधर आएगा, ठीक। सिंपल मेमोरेंडम, यही मेमोरेंडम नहीं होता तो नॉर्मल स्टेटमेंट वाले फॉर्मेट में कर लेते, ठीक। लॉस है तो लास्ट में निगेटिव में बैलेंस आता, मैंने यही बताया है आपको। चलो इतना सिंपल सा चैप्टर है, जर्नल है, लेजर है एंड रिकॉन्सिलेशन है। जर्नल में भी इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल ध्यान रखना, क्या हमने पढ़ा था इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल में, तो सर हमने पढ़ा था कि जर्नल में जीएलसी, वहां पे ध्यान देने की जरूरत है। इंटीग्रल में सारे लेजर, डेटर, क्रेडिटर, कैश एंड बैंक, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग खुलते हैं, उनके बदले यहाँ पे जीएलसी खुलेगा। लेजर में क्या ध्यान दिया था, वही सर, जहां जहां जीएलसी है नॉन इंटीग्रल में, इंटीग्रल बनाते टाइम वहां वहां डेटर, क्रेडिटर का लेजर लिख देंगे, ठीक। चलो इतना सिंपल चैप्टर है, फटाफट बनाओ और रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ, ऑटोमेटिक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तीन ही वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, जर्नल, लेजर या रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है।